जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी का ये साइंस का क्लास नंबर 13 जो है मतलब 23 जो है लेके आए हैं। इसमें हम जो है 11/10/2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसका शिफ्ट 1 का जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आप अपने हमें फीडबैक जरूर बता सकते हैं। वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन से बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन हमारे पास ज़बरदस्त है। क्वेश्चन क्या हमारे पास है कि कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। तो प्रमस्तिष्क से संबंधित कौन सा नहीं है इसको देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम प्रमस्तिष्क का क्या करते हैं यहाँ पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि लगभग 60% होता है। देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये बात सही है, लेकिन ये 60% नहीं होता है बल्कि ये 66% होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या बनेगा, आंसर यही इसका करेक्ट बन जाएगा। ये जो है आप जान लेते हैं थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में, चूंकि एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं। पहली बात तो ध्यान में रखें कि मानव मस्तिष्क के बारे में हमको जानना है। मानव मस्तिष्क को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बांटते हैं मोटा तौर पे। और यहाँ पे जो है हम बात जो करेंगे इन तीनों मस्तिष्क में से वो हम अग्र मस्तिष्क पे चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा अग्र मस्तिष्क का जो बेसिक कार्य है उसको आप समझ लीजिए। अग्र मस्तिष्क यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अग्र मस्तिष्क है। इसी अग्र मस्तिष्क में जो होता है आपका हाइपोथैलेमस आता है और आपका ये प्रमस्तिष्क भी आता है। आप यहाँ जो ये भाग देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्रमस्तिष्क है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या आपका हो गया, प्रमस्तिष्क का ही भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अग्र मस्तिष्क का काम क्या है कि जो हम सोचते हैं या जो अच्छी क्रियाओं का नियंत्रण हो गया या फिर कोई भी चीज़ याद करना हो गया या फिर शरीर के हिस्सा से कोई भी सूचना हमको जमा करना हो गया यानी कि थिंकिंग करना हो गया या भूख से संबंधित हो गया, ये सभी जो हमारे अग्र मस्तिष्क में आते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के भी भाग हैं। तो अग्र मस्तिष्क के जो है दोस्तों वहाँ पे हमारे 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क के यहाँ पे मुख्य रूप से 3 भाग है। एक सेरिब्रम है, ध्यान रखिएगा, एक सेरिबेलम होता है। तो ये बेलम नहीं, ये ब्रम है, सेरिब्रम है, जिसे हम जो है प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। एक होता है थैलेमस और हमारा तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों जो है दोस्तों अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ पे जो हम तीनों में से चर्चा करेंगे वो सेरिब्रम से संबंधित बात करेंगे। सेरिब्रम का ही दूसरा नाम क्या है, प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये जो प्रमस्तिष्क होता है यानी जो सेरिब्रम होता है ये 2/3 मस्तिष्क का 2/3 होता है, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो 66% होता है। और ये सबसे विकसित भाग भी है। यदि कोई मस्तिष्क का सबसे अधिक विकसित भाग है वो आपका सेरिब्रम ही होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये बुद्धिमान, चिंतन, स्मृति, ज्ञान, इच्छा शक्ति इस सभी को नियंत्रित करना होता है। और ध्यान रखिएगा जो स्मरण शक्ति है यानी याद रखने के करने की जो शक्ति है उसको जो है कॉर्टेक्स में मापा जाता है। यह जो होता है मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग ये बनाता है। इसमें जो होता है 2 भाग होते हैं जिसको कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसके 2 भाग हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो ये हमने किसके बारे में चर्चा किया था, अग्र मस्तिष्क के बारे में। यदि आप पिक्चर में देखना चाहें तो यहाँ पे जो है आप ये अग्र मस्तिष्क है, यहाँ पे आप हाइपोथैलेमस देख सकते हैं और ये आपका प्रमस्तिष्क यहाँ पे दिखेगा। तो हमने बोला ये जो है आपका प्रमस्तिष्क है, ठीक है, और यही प्रमस्तिष्क में ही आपका जो आता है आपका क्या आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ जाता है। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन हो गया, सिर, गर्दन आदि की जो प्रतिवर्ती होती है क्रिया वो इस पे ये नियंत्रण करते हैं। ठीक है, पश्च मस्तिष्क की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके भी जो है दोस्तों वो 3 भाग होते हैं। एक भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इसी को जो है इंग्लिश में सेरिबेलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसी को सेरिबेलम कहते हैं। शरीर इसका काम क्या है कि जो शरीर की संतुलन बनाए रखना इसका मेन रूप से काम होता है। जो भी अच्छी क्रिया का परिशुद्धि होता है, जैसे कि कोई चीज़ आपको उठाते हैं, जैसे कलम ही उठाए, तो ये सब जो काम होता है वो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। मेडुला इसका दूसरा भाग है जो कि यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि रक्तचाप या फिर परिवहन जो होता है उस चीज़ का ये मेडुला करता है। पोन्स जो होता है ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि श्वसन का नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। पश्च मस्तिष्क के ये जो 3 भाग है इसको आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पश्च मस्तिष्क है, ये हो गया पोन्स, ये मेडुला और ये आपका अनुमस्तिष्क हो गया। अनुमस्तिष्क को आप यहाँ पे देखिए, ये जो भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है यही भाग क्या है आपका अनुमस्तिष्क है।
और मेडुला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सब मेडुला। ठीक है, चलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा आया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ये मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। लेवोजियर को जो बोलते हैं, एंटोनी लेवोजियर को, इसको हम जो है आधुनिक रसायन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से रूप में जाना जाता है? तो ये क्या कह रहे हैं? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, यानी गति जो है, गति के साथ क्या आ गया? दिशा आ गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। जब गति में वेग दिशा शामिल हो जाता है तो उसको हम वेग कह देते हैं। चलिए हमारे पास क्या है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए कैल्शियम का जो संकेत होता है वो तो पता है ये होता है, और परमाणु संख्या जो है इसका 20 होता है, और यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है जो कि कितना होता है? 40। सामान्यतः क्या होता है खासतौर पे छोटे एलिमेंट के लिए कि जो उसकी परमाणु संख्या होता है उसका दुगना हो जाता है द्रव्यमान संख्या। याद रखने के तौर पे इतना आप याद रख सकते हैं। तो इसका कितना होता है? आपका 40 होता है। कैल्शियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या 20, और संयोजकता जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है ये आपका वर्ग 2 का एलिमेंट है। किसका है? वर्ग 2 का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक में ये आता है। ठीक है, एस ब्लॉक में आता है, और इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा। जो भी वर्ग 2 में आता है उसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि डैश का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट किसका है? यहाँ पे आप ये सीमेंट देख सकते हैं किस चीज़ का है। ये जो है ये पीओपी है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे इसका यदि फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होगा CaSO4। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट ये CaSO4 हो गया। हेमीहाइड्राइट का मतलब क्या हो गया? हेमी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हाफ। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हाफ लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो ऊष्मीय विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से कौन सा नियम जो है संबंधित है? तो ये जूल का नियम जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ठीक है ना, आपको इसका नियम जो है पता भी होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, ये पता होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, I स्क्वायर RT ये इसका जूल का नियम बोलता है, ऊष्मीय नियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा जूल का ऊष्मीय नियम, यहाँ पे जो बोले इसी फॉर्मूला के बारे में बोले तो इसी जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। जो उष्मा होता है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध का भी समानुपाती होता है, और समय का भी समानुपाती होता है। जब इन तीनों को आप मिलाइएगा तो ये बनेगा, और यहाँ पे जो है आप यहाँ ये के जो है एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। परमाणु में किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया है? क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो ये परमाणु संख्या का जो लिया गया है आधार है वो कौन लिया है? मोसले के द्वारा, यानी कि मोसले यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में ये लिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब न्यूलैंड्स ने क्या दिए थे? अष्टक नियम दिया था। मेंडलीफ जो है इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को माना था। ये जितने भी हैं सभी जो है परमाणु द्रव्यमान को माने थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो डोबे रायनर है इन्होंने सबसे पहले जो है वर्गीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डोबे रायनर को किया जाता है, जो कि त्रिक वर्गीकरण कहलाया था, और इन्होंने 3 त्रिक ही दिए थे। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक के रूप में जानते हैं, और न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। आप जिसके पिछले जो वीडियो था उसमें न्यूलैंड्स से क्वेश्चन बना हुआ था निश्चित तौर पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समझ लीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो ये एक ब्लॉक जो हमारा होता है ये हमारा एस ब्लॉक कहलाता है, और यहाँ से जो इस तरह का यहाँ पे पूरा आता है ये हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, नीचे वाला और बीच वाला हिस्सा है, ये डी ब्लॉक कहलाता है, और ये जो आपका हिस्सा होता है ये सबसे नीचे वाला ये जो 2 खटाल है इसको जो है हम एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। एस ब्लॉक में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वर्ग आता है, और यहाँ पे डी ब्लॉक में जो है यहाँ से लेके आपका कितने आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जो है इसमें आपका 10 वर्ग आता है किसमें? डी ब्लॉक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ए ब्लॉक में जो एक नीचे वाले को हम बोलते हैं
लेथेनियम श्रेणी और एक इससे नीचे वाले ये श्रेणी है इसको हम एक्टिनियम श्रेणी कहते हैं। यानी कि ए ब्लॉक को जो है 2 भागों में बांट देते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है उसको हम सभी को हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग डैश होता है। तो जो लिटमस होता है इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो प्राकृतिक रंग जो है लिटमस का ये बैंगनी होता है। ध्यान रखिएगा, नीला नहीं बैंगनी होता है। हमने देखा है कई सारे जो फेमस भी टीचर हैं वो भी जो है यूट्यूब पे थोड़ा नीला बाय मिस्टेक हो सकता है बताए होंगे, लेकिन जो होता है वो बैंगनी होता है। आपका लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, नीला बैंगनी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए कि लिटमस के बारे में। लिटमस जो होता है ये विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है वास्तव में, जो कि थैलोफाइटा के समूह जो पौधा लीचेन होता है, लीचेन पौधा से इसको निकाला जाता है। लिटमस को जो है सामान्य रूप से एक सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब लिटमस जब अम्लीय यहाँ पे क्या होता है, ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो इसका रंग बैंगनी रंग का होता है, जो कि यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और जब जो है अब नीला ये कब होगा, जब क्षार में, ठीक है, जब क्षार में इस लिटमस को आप आजमाइएगा तब ये नीला हो जाएगा। और लाल कब हो जाएगा ये, जब आप इसको अम्ल के विलयन में डुबाइएगा तब ये लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है ये बताना है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपको पता होगा कि F बराबर हमारे पास क्या होता है, m1। ठीक है, लिखने में थोड़ा नहीं बन रहा है, m1 m2 बटे r का स्क्वायर, यही होता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियम। यहाँ कहता है उनके द्रव्यमान के योग का, तो यहाँ पे द्रव्यमान का योग हो रहा है, नहीं द्रव्यमान का योग नहीं, द्रव्यमान का गुणनफल हो रहा है। तो ये हमारा कथन गलत है, और जो कथन गलत है वही हमारे पास खोजना था। तो ऑप्शन इसका यही बनेगा। बाकी उनके बीच की दूरी पे निर्भर कर रहा है, आर का मतलब दूरी होता है, जी इस पर निर्भर कर ही रहा है। गुरुत्वीय स्थिरांक यहाँ पे जब आप ये समानुपाती होता है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक जी वैल्यू आता है, तो इस पर भी निर्भर कर रहा है ना, इसके गुणनफल पे। तो सारे ही कथन सही है। यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है गुरुत्वाकर्षण का बल का जो है फॉर्मूला, यहाँ पे आप देख सकते हैं F बराबर G इंटू m1 इंटू m का r स्क्वायर। ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो कि न्यूटन के द्वारा ये नियम गुरुत्वाकर्षण का दिया गया था। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। तो यहाँ पे किसके क्वथनांक और जो गलनांक है वो दोनों ही क्या, घनत्व और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो ये आपका सोडियम का हो जाएगा, किसका, सोडियम का। ठीक है, चलिए सोडियम से संबंधित कुछ चीजें को जो है आप याद रखिएगा। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम में है, इसीलिए इसका संकेत Na होता है। परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान जो है इसका 23 होता है। सोडियम को जो होता है दोस्तों वो कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। यदि वायु में इसको रख देंगे तो ये स्वतः जल जाएगा। सोडियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और ये जो है सोडियम पानी और अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो उस समय ये जो है आपका हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। सोडियम को जो है समुद्र की पानी से निकाला जाता है, और इसका सोडियम का निष्कर्षण का 2 विधि याद रखना है। एक कास्टनर विधि जिसमें कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करते हैं, और दूसरा हमारा है डाउन विधि जिसमें कि हम जो है आपका जो द्रवित सोडियम क्लोराइड होता है उसका हम यहाँ पे अपघटन करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या करते हैं, साधारण नमक के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों की जो नेत्र होता है उसमें कहाँ बनता है, देखिए। चलिए अब यहाँ जो है पहले थोड़ा समझ लीजिए कि जो नेत्र दृष्टि दोष होता है वो क्या। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में क्या है, पहले ये जो आपका सामान्य पिक्चर है ये नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब इस नेत्र में जो है दोष उत्पन्न हो गया है, कौन सा दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये जो है रेटिना के, ये कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। ठीक है, रेटिना के पीछे बन रहा है ये आपका मतलब प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो इस तरह से हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे जो है ये क्या बन रहा है, आपका प्रतिबिंब बनता है। चलिए ध्यान से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, कार्बन का। ठीक है, तो कौन सा, ये तो सबको पता होगा, फ्लोरीन का संरचना इस तरह का होता है। यहाँ फ्लोरीन देख सकते हैं, ये फुटबॉल नहीं, फुटबॉल किस तरह ही इसका संरचना होता है फ्लोरीन का।
थोड़ा सा इसको और समझते हैं कार्बन के बारे में। देखिए कार्बन का संख्या C होता है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है और संयोजकता इसका जो होता है 4 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। कार्बन क्या है तो एक धातु है और ये विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन के यहाँ पे 3 अप्रूप होते हैं, एक हीरा होता है और आपका एक ग्रेफाइट होता है और क्या होता है तीसरा आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन को ही बंक मिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, जो कि फुटबॉल की तरह संरचना होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जो है धातु ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं।